मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। उम्मीद कर रहे हैं जहां भी हैं स्वस्थ हैं और खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं। ध्यान दिया जाए, यह जो वीडियो है यह इंटर के छात्रों के लिए है। 10+2 आर्ट्स बैकग्राउंड के जो छात्र हैं ये उनके लिए है। उसमें से भी जिनका विषय इतिहास है या भूगोल है ना, या राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है या फिर अर्थशास्त्र है, ये 4 विषय हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये 4 विषय के छात्र, इसमें से हो सकता है किन्हीं का 3 मिल जाए, किन्हीं का 2 मिले, किन्हीं का 1 ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेटली भी हम अलग एक विषय भी पढ़ना चाहिएगा तो भी उसको हम पढ़ाते हैं। अब ध्यान दीजिए, यह वीडियो मेनली जो है वैसे छात्र को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जो 2021 में एग्जाम देने वाले हैं। मतलब अगले साल फरवरी में जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में जो लोग बैठने वाले हैं, है ना, वैसे लोगों को यह विशेष रूप से लाभदायी होगा। साथ ही उन छात्र को भी लाभ मिल सकता है जो लोग 2022 में भी एग्जाम देंगे, तो उनके लिए भी पर्याप्त समय है ऐसे, लेकिन वो चाहें तो आज से तैयारी शुरू कर देंगे। लेकिन हम फिर यहाँ ध्यान दिला दें, हम 10+1 मतलब 11th का सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे, हम केवल 12th का सिलेबस पढ़ाते हैं जो कि आपको इंटरमीडिएट बोर्ड में परीक्षा में पूछा जाता है। क्लियर मेरा बात, ये आप लोग इतना तक समझ गए? ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए कि ये जो विषय है इस विषय के छात्र का बैकग्राउंड कैसा होता है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र। तो ध्यान दीजिए, इस तरह के विषय, ये जो विषय है ये विषय ज्यादातर वैसे छात्र लेते हैं जिनका ग्रामीण पृष्ठभूमि है और जो मैट्रिकुलेशन कैसे हूं पास कर गए, बस वो ऐसे ही पढ़ने लगे। मतलब उनके ऐसा लोग कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब जो डॉक्टर इंजीनियर जिसके बाप मातारी नहीं बना सकता है, आर्थिक रूप से जो कमजोर होता है, वो ऐसा छात्र कहा जाता है कि आर्ट्स लेता है, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर छात्र लेता है। दूसरा, जो छात्र पढ़ने में तेज नहीं होता है, समझ में आ रहा है, जो छात्र पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं दिखाता है वैसे छात्र को कह दिया जाता है तू आर्ट्स ले लेना, पास कर दीजिए। मतलब तथाकथित मानसिक रूप से कमजोर छात्र, मानसिक रूप से कमजोर छात्र, मतलब उसको आप कह सकते हैं जो लापरवाह है, जो मतलब आप लोग सब क्या बोले, आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। लेकिन यह विषय एक वैसे भी छात्र लेते हैं जिनका उद्देश्य IAS PCS होता है, मतलब जो DM, SP, DSP, BDO, CO ये सब बनना चाहते हैं, वे छात्र जानबूझकर इस विषय को लेते हैं, क्योंकि उन्हें यह बात अपने परिवेश से या अपने भाई बंधु मित्र या किसी से भी पता चल जाता है कि जो IAS PCS का एग्जाम होता है उसमें जो जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन का विषय होता है, उसमें इस चारों विषय का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो एक तरफ हम कह रहे हैं मानसिक रूप से कमजोर और एक तरफ मानसिक रूप से प्रचंड विद्वान लोग भी लेते हैं। आप यह बात जानिए, कौन लड़का अगर डॉक्टरी की तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग के, वो डॉक्टरी या इंजीनियरिंग कइला के बाद होइए काम करेला, सोचेला कि हम एक बार IAS में बैठते, तो आप किसी भी तरीके से कमजोर तो नहीं हुए ना। मेरी बात समझ में आपको आ रहा होगा कि आखिर वो बहुत बड़ा कॉलेज से डॉक्टरी इंजीनियरिंग करके आया, फिर बैठेगा IAS के एग्जाम में, और आप इस तरीके से बैठ रहे IAS के एग्जाम में, तो दोनों बराबर है। लेकिन उसका बैकग्राउंड थोड़ा अलग है, आपका बैकग्राउंड अलग है, तो ध्यान आपको अभी से देना है। जो छात्र आर्ट्स लिए हैं हम उनको फिर कह रहे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित है उनका भविष्य, क्योंकि वो अभी से कंपटीशन यानी नौकरी की तैयारी में लग सकते हैं। लेकिन जो इंजीनियरिंग लिए हैं, जो मेडिकल कर रहे हैं, पहले वो उस बैकग्राउंड को पूरा करेंगे, फिर वो अपना प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे, फिर आएंगे, फिर उनको ये सब विषय भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को कभी इंजीनियरिंग का विषय नहीं जरूरत पड़ेगा इस तरह के एग्जाम में। साथ ही
जो लोग गरीब परिवार से, जिनको बहुत ज्यादा नौकरी की जरूरत है, वैसे छात्र अगर आर्ट्स लिए हैं, ये 4 विषय को अगर अच्छे तरीका से पढ़ ले तो बहुत ऐसा बहाली, जैसे कि बिहार पुलिस का या ग्रुप डी का, मतलब तृतीय और चतुर्थ वर्ग के ज्यादातर एग्जाम के जो सवाल होते हैं वो इसी विषय वस्तु से संबंधित होते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आप यदि 10+2 ईमानदारी से कर लीजिए तो हम लिखित गारंटी देते हैं कि 75% क्वेश्चन एग्जाम का इसी से आता है। इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो विषय है वो कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात आते हैं। कहा जाता है कि यह विषय स्कोरिंग नहीं है। इस विषय के बारे में मैंने कम नंबर आवेला, जैसे मैथ में 100 में 99 ले आ सकता, फिजिक्स में 100 में 95 आवेला, इतिहास में 100 में 40 को 50 को 60 को आवेला, राजनीति विज्ञान में 100 में 40-50 को आवेला। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अवतार सर है और हम मोतिहारी में पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं और ये इस साल इंटरमीडिएट वालों का ये चौथा ये है, चौथा वर्ष है। मतलब पिछले 3 वर्षों से पढ़ा रहे, ये चौथा वर्ष है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मैंने राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र, इन सारे विषयों में लड़का लोग 95/100 लाया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरे फेसबुक पर जाके देखिए, कभी कभी हम भी उत्सुकतावश पोस्ट कर देते हैं कि केवल मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री स्कोरिंग नहीं है, मतलब उसी में ज्यादा नंबर नहीं आता है। अगर ध्यान से तरीका से पढ़ा जाए तो आप इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में भी 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। इसका यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरे कई छात्र ला चुके हैं, जैसे प्रिंस बाबू हैं, है ना, सौरभ जी हैं, बहुत ऐसे छात्र हैं, इनका नाम तो दिमाग में नहीं आ रहा है, बट आप फेसबुक पर देख लीजिए, उनसे बात कीजिएगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि बिल्कुल हम इस तरीका से आप लोगों को पढ़ा देंगे कि आप लोग पास का तो बातें नहीं सोचना है, फर्स्ट डिवीजन का भी बात नहीं सोचना है। मेरे यहाँ पढ़ के बात आती है 90% प्लस नंबर कैसे लाए, यहाँ इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पास तो आप मेरा हर लेक्चर को सुन लीजिएगा, उतना ही दिमाग में फिल्म की तरफ बन बैठ जाएगा और उसी से आप पास कर जाइएगा। लेकिन हमारा यहाँ उद्देश्य है 90% प्लस नंबर दिलाना। ठीक है, तो चलिए हम इसमें से एक-एक विषय को उठाएंगे और आप लोग को पूरा सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे। अब ध्यान दीजिए, पढ़ाई कोई भी विषय को पढ़िए तो आप 2-3 बात को सोच के पढ़िए। सबसे पहले कि आपके एग्जाम में 50% मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रहता है, ऑब्जेक्टिव से रहता है, वस्तुनिष्ठ मने एगो चुने वाला क्वेश्चन पूछी, 4 गो चॉइस रही में कौन सही बात। दूसरे तरह का सवाल जो होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब लघु उत्तरीय, और तीसरे तरह का होता है दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रहता है, 60 गो रहता है, इसमें से 50 को जवाब देना रहता है और हम गारंटी देते हैं 60 में 55 सवाल का जवाब आप देने की स्थिति में रहिएगा। देना कितना है? 50 को। मेरे विद्यार्थी ज्यादातर का 50 में 50 सही होता है। अब आते हैं लघु उत्तरीय, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, उसमें से एक आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, छोड़कर दूसरा जवाब दे सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, चूंकि पेपर जो होता है 3 घंटे का होता है और 3 घंटे में ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, तो दीर्घ उत्तरीय का जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप 5 लाइन से 10 लाइन के बीच लिखिएगा। तो ध्यान, चूंकि सारा जवाब लिखना है, पहला मंत्र अच्छा नंबर लाने का, सारा जवाब लिखना, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ना याद रहे फिल्म की कहानी लिख दे मेरी, छोड़े मत गलती से भी, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय का जवाब 5 लाइन से 10 लाइन और लघु उत्तरीय का 2 लाइन से 5 लाइन जवाब। इनको बहुत अच्छा इतना पढ़ा देते हैं ना कि बहुत याद हो जाता है, वो 2-2 पन्ना लिखने लगते हैं। अरे 2-2 पन्ना लिखिएगा तो फिर बाकी क्वेश्चन लिखने में समय मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर इस मेरी बात को समझिए, आप 5 लाइन से 10 लाइन दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय 2 लाइन से 5 लाइन लिखिएगा। चलिए आज हम आप लोग को शुरू करते हैं इतिहास विषय। ठीक है, इतिहास जैसा आप लोग जानते हैं, रात में पढ़े सुबह भोर पर आ गया, उसी को इतिहास कहते हैं। यही ना गांव में सुने हैं, समाज में सुनते हैं,
लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो लोग रट्टा मारता है ना, उन लोगों को रात में याद करता है, भोरे साफ हो जाता है। हम तो कहानी आपको सुनाएंगे, और कहानी जैसे हम पूछे आपसे, क्या बताइए आपके जीवन का सबसे बड़ा घटना क्या है, तो कहिएगा हाँ सर, हर लोग के जीवन में घटना होता है, चाहे वो 10 साल के हो, चाहे वो 40 साल के हो। ऐसा ना बाकी 17 साल की उम्र के आदमी के ज्यादा जीवन में घटना होला। 200 साल के लड़का से पूछा नहीं, बताओ तब तक जीवन के, अब तक के जीवन में सबसे बड़ा घटना कौन रहे, तो वो कुछ ना कुछ बता दी कि हाँ हम जानते हैं 100% उतर गई, सीढ़ी से गिर गई, सब माथा में 2 टुका हो जाए, लेकिन जानते रहे नीचे बोरा रखा रहे, तो धप से गिर गई, कुछ ना बोले। समझ मेरा बात आ रहा है? तो उसी तरह से अगर हम आपसे पूछे कि बताइए आपके जीवन का महत्वपूर्ण घटना क्या था, तो आप बताइएगा कि सर, मान लीजिए कोई लड़का हमसे कहा, जैसे हम पूछे भी थे एक बार क्लास में, है ना, ऑफलाइन क्लास में, तो बताया था सर जानते हैं क्या हुआ कि एक बार जाड़ा के दिन था, खूब ओस गिर रहा था, भोरे भोरे घरे से फोन आया कि तो माई की तबीयत खराब हो। सर जानते हैं भोरे भोरे मैंने 5, 4, 4:30 हो रहा था, अब वो मेरा सवारी तो मिलता नहीं, और सुगौली जाना था सर, अब हम क्या करें, साइकिल निकाले, उसी से तान दिए, जा रहे खूब तेजी रेसे में जा रहे थे। और जानते सब कुछ दिन आगे बढ़े ना, अभी ऐसा ही थे, तो उन्हें से वो बोलेरो वाला आया, मारा हमारे के साथ बीचे बीच लड़े, ऊपर गए, और साइकिल उन्हें हम के और धीरे से धड़ाम से, जानते सब कुछ नहीं हुआ, भगवान बचा लिए हमारा। तो ये कहानियां हमको सुनाया, तो हम पूछे अच्छा ये बताओ, ये कहानियां जो भाई घटना भय है, कौना महीना में भय है, तो क्या कहा, इस बार महीना जाड़ा के दिन रहे, शायद दिसंबर हुई, या ना तो नवंबर हुई, ना तो जनवरी हुई, तो इतना बड़का घटना का तो महीना नहीं किया। फिर अगर हम ओकरा से पूछा था नहीं का, अच्छा कौना तारीख के भर, तो कोई सब मजाक कर रहे हैं का, हमरा मैंने तारीख याद रही, रे तोरा जीवन में इतना बड़का घटना भर, तो ओकर तारीख यादे नहीं थे, तो अकबर के बाबू माई के जन्म कौना तारीख के भर, वो हमने क्या कहा याद होके जाएगा, लेकिन कहानियां याद बाकी ना, वही चीज होता है। तो आपको जो है कहानी की तरह हर विषय को हम पढ़ाएंगे, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय का तो कोई चिंता ही नहीं करना है। अब बात आता है ऑब्जेक्टिव का, तो उसको भी हम कहानी के बीच बीच में, जैसे जाड़ा का दिन था, तो जाड़ा से तो 3 गो चॉइस हो गया, नवंबर, दिसंबर, ना तो जनवरी। अब आप 9 महीना तो हम बचा दिए ना, 3 महीना में ना फंसिएगा, ऐसे तो 12 महीना में फसल थे। इस टाइप से कहानी हम आपको बताएंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा। चलिए, तो इतिहास विषय की शुरुआत करते हैं, और इतिहास विषय में ध्यान दीजिएगा, एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे, ना कि हम आपको पोटने के लिए कोई बहुत बढ़िया घटना वाला शुरू कर दे, रजिया सुल्तान का कहानी ना। आएगा वक्त, रजिया सुल्तान भी पढ़ाएंगे, आएगा 1857 की क्रांति भी पढ़ाएंगे, लेकिन कोई टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ना उचित नहीं है ना। तो इतिहास का जो पहला टॉपिक होता है वो होता है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब ध्यान दीजिएगा, स्रोत का मतलब क्या होता है। सबसे पहला बात, स्रोत का मतलब होता है साक्ष्य। स्रोत का मतलब होता है, जैसे आप कोई बात कहें तो उसका प्रमाण। जैसे आपसे हम पूछें कि बताइए आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, तो आप कहानी सुनाइएगा। जानते हैं सर, मेरे दादाजी के दादाजी जो थे ना, उस जमाने में हमने के दुआरी पर हाथी बनाते रहे। तो हम बोले अच्छा लवराई बोलता रहा, तो दुआरी पर हाथी बनाते रहे। तो हाँ सर चलिए ना, हम दिखाओ तनी हमारे दुआरी पर आजू खूंटा बा, आजू सिकड़वा बा। तो आपने क्या कहा, खूंटा है, सिकड़ है, तो यही ना स्रोत है। तो जब हम जाएंगे खूंटा सिकड़ देखेंगे तो हमको विश्वास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आज तो आपकी द्वारी पर हाथी नहीं है, लेकिन उस जमाने में हाथी था, तो उसका प्रमाण आपने दिया। कैसे दिया? सिकड़ दिखाया, खूंटा दिखाया, तो इससे हमको यकीन हो गया कि नहीं वाकई में ये जो सिकड़ है, ये खूंटा है, इसमें हाथी बांधा जाता रहा होगा। ठीक है। अब दूसरा मान लीजिए लड़का ऐसा है जो दिखाएगा अपने दादाजी का लिखा हुआ डायरी दिखाया कि सर देखिए मैं लिखल बा, हे तारीख के हाथी के तबियत खराब रहे तो इतना रुपया दादाजी खर्चा कर ले, बताइए सर सही वो जमाने के डायरी, आज के तो डायरी हो ना, तो हमको विश्वास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो दो स्रोत को प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक को बोलते हैं सामान वाला के पूरा तात्विक, और लिखल पढ़ल के साहित्यिक। नाम रट्टा नहीं मारना है। इतिहास जानने का 2 महत्वपूर्ण स्रोत,
एक हो गया खूंटा सीकड़ के में आई, खूंटा सीकड़ के में आई, पूरा तात्विक में आई। और लिखल पढ़ल सामान जैसे डायरी वो के में आ जाए, साहित्यिक में आ जाए। तो ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें कि स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत मोटे तौर पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? साहित्यिक स्रोत और दूसरा पूरा तात्विक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत और दूसरा हो जाएगा पूरा तात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या है? तो जो उस जमाने का लिखा हुआ चीज मिला, चाहे वो लिखल हो डायरी में या किसी कागज पे या ताम्र पत्र पे या कहीं भी लिखा हो, है ना, उस तरह के स्रोत को साहित्यिक स्रोत। अब पूरा तात्विक स्रोत किसे कहते हैं? तो जमीन खोद के जो सामान मिलल ओकरा के का कहल जाए? पूरा तात्विक। जैसे अभिलेख, जैसे क्या हो जाएगा? अभिलेख, सिक्का, है ना, ये सब पूरा तात्विक स्रोत है। जैसे भवन, मकान, जैसे मूर्ति, है ना, जैसे और बताइए, जैसे हो गया आपका अभिलेख, सिक्का, भवन, मूर्ति, है ना, इस तरह का जो स्रोत होगा वो क्या कहलाएगा? पूरा तात्विक। पूरा तात्विक माने समान ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं साहित्यिक। तो साहित्यिक स्रोत मोटे तौर पर 2 प्रकार का होता है। एगो होला धर्म से संबंधित, एगो होला जो धर्म के अलावा। तो इस साहित्यिक स्रोत के 2 भाग में बांट दिया। कौन कौन? एक को कहते हैं धार्मिक साहित्य, है ना, एक को बोलिएगा गैर धार्मिक साहित्य। माने जो एगो जैसे रामायण महाभारत कैसा साहित्य है? धार्मिक साहित्य है कि नहीं है? अच्छा, वहीं अगर हम कह दे कि ना कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो गैर धार्मिक साहित्य है कि नहीं है? तो साहित्य विभिन्न 2 प्रकार के हो सकता है। या तो धर्म, चाहे कौनो धर्म से संबंधित हो, हिंदू धर्म से हो, मुसलमान धर्म से हो, जैन धर्म से हो, बौद्ध धर्म से हो, कौनो धर्म से हो, तो ऐसा साहित्य के क्या कहिएगा? धार्मिक साहित्य बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? अच्छा, और अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वो किस तरह होगा? तो गैर धार्मिक। लेकिन यहाँ आपको हम बता रहे थे धार्मिक साहित्य, तो आपको हम ध्यान दीजिए, प्राचीन भारत जो था ना, उसमें मुख्य रूप से 3 धर्म थे। इस्लाम धर्म बहुत बाद में आया भारत में, है ना, वो मध्यकालीन भारत का विषय वस्तु है। प्राचीन भारत में 3 धर्म था मुख्य रूप से। एक हिंदू धर्म था, दूसरा बौद्ध धर्म था, तीसरा जैन धर्म था। तो ये बताइए, अगर हम धार्मिक साहित्य को 2 पार्ट में बांट दिए और कहें एक में हिंदू धर्म से संबंधित, एक में क्या बोले? हिंदू धर्म से संबंधित, और दूसरा बोलते गैर हिंदू धर्म से संबंधित। आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं? धार्मिक में एक और हिंदू रख दिया, बाकी एक और हिंदू के अलावा। तो प्राचीन भारत में तो 3 धर्म हुए रहे, तो अपने को यादें होगा, एगो हिंदू, एगो बौद्ध, एगो जैन। तो एगो में हिंदू धर्म से संबंधित, एगो गैर हिंदू। अब हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य कौन कौन बा? ये तो सब लोग के याद बा। वेद हो, वेदांग हो, याद बा नु? रामायण, महाभारत, ये सब क्या हिंदू धर्म से संबंधित है। और गैर हिंदू धर्म से संबंधित 2 बौद्ध ग्रंथ हो गया, और दूसरा जैन ग्रंथ। तो गैर हिंदू से, लेकिन धर्म तो धार्मिक के 2 प्रकार है। अच्छा, गैर धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य होता है मेनली 3 प्रकार का होता है। गैर धार्मिक, इसे समझिए, गैर धार्मिक का मतलब होता है धर्म के अलावा। ठीक है, तो धर्म के अलावा कोनो विदेशी व्यक्ति भारत में आए और भारत के बारे में कुछ लिख लो, जैसे नाम सुने होइएगा वेनसॉन्ग, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था कि नहीं आया था? मेगास्थनीज विदेशी लोग है कि नहीं है? उसने इंडिका नामक किताब लिखा। तो किताब लिखा तो किताबों में भारतों के बारे में लिखा, तो आप कह सकते हैं गैर धार्मिक साहित्य में विदेशी यात्रियों का विवरण हो जाएगा। विदेशी यात्रियों का विवरण क्या होगा? विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, अच्छा, एक होला कि जैसे कोनो राम जी के चरित्र पर या राम जी के जीवनी लिखल जाओ, तो राम जी के जीवनी वाला किताब कहाला जीवन चरित्र। जैसे अपना ही लोगन पढ़ लिख बहुत बड़ा आदमी बन जाए, इतना बड़ा आदमी कि अपने के जीवन पर किताब लिखाई, तो ओकरा का कहल जाला? जीवनी कहल जाला। जीवनी, तो जीवनी है ना, जीवनी भी क्या है? साहित्यिक स्रोत है ना। अब कोई राजा महाराजा की जीवनी लिखा तो इतिहास पढ़ने में काम आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, एक खोला कि जीवनी के अलावा
समस्या विशेष पर किताब लिखाला ओकरा कहल जाला जौन साहित्य। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस तरह का साहित्य है? जौन साहित्य है। लेकिन अगर हम कहें रामचरित्र किस तरह का किताब है? तो जीवनी है ना। अब विदेशी यात्री का विवरण समझ ही गए। तो इस तरह से अगर आपके देखिए खेलते खेलते एक सवाल कंप्लीट करा दिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पर टिप्पणी करे, दीर्घ उत्तरीय सवाल है। अब बताइए, आप घर के इसको छाप दीजिएगा, एकदम वैसे ही बना के लिखिएगा, कई भाषा मत लिखिएगा, देखिएगा पूरा का पूरा नंबर आएगा। सीधे लिखिएगा स्रोत दो प्रकार का, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मोटे तौर पर दो प्रकार का, धार्मिक, गैर धार्मिक। धार्मिक में दो प्रकार बांट दीजिएगा, हिंदू धर्म, गैर हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में दो चार एग्जाम्पल दे दीजिएगा, वेद, वेदांत, रामायण, महाभारत। गैर हिंदू में बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ठीक है। और उसके गैर धार्मिक साहित्य में आइएगा तो विदेशी यात्रियों का विवरण, जीवनी, जौन साहित्य। उसी तरह पुरातात्विक स्रोत का एग्जाम्पल दे दीजिएगा, अभिलेख, सिक्का, भवन, मूर्तियां, चित्रकला वगैरह बहुत सारा आ जाएगा। चलिए, तो ये जो वीडियो है ये आप लोगों को केवल यह बताने के लिए बनाया गया है कि अगर आप लोग इसी तरह से समझकर पढ़ना चाहते हैं तो अपने कोचिंग का जो वेबसाइट है जिसका नाम है ध्यान दीजिएगा, www.avatargsclasses.com, यहां पर आइए और बहुत जल्द नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। जो लोग सीरियस हैं और बिल्कुल 100 में 90 प्लस नंबर लाना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर आइए। आप लोगों को इंटर का हर विषय का, जैसे 4 विषय बताए थे, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये 4 विषय का पढ़ाई कराया जाएगा। साथ में नोट्स भी आप लोग को दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने इस टॉपिक को पढ़ा दिया, अब इसका नोट्स भी तो चाहिए, क्योंकि आप तो लिख नहीं पाए, आप तो कहानी सुनने में मगन हो गए, आपका सारा ध्यान हमारे बतवा पर है। लेकिन समय बीतेगा तो हमारे बतवा धीरे धीरे बोध पर आ जाएगा, तो इसलिए आपको नोट्स भी देंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो का पहला फ्री नोट्स आपको हम दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, है ना। आपको नोट्स पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में, और उस नोट्स को देखिएगा, आपको कितना आसान लगेगा, पढ़ के आनंद आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जो लोग इंटर का तैयारी अवतार सर के साथ मिलकर करना चाहते हैं वो लोग www.avatargsclasses.com पे आइए और हम लोग मिलके एक लक्ष्य निर्धारित किया जाए बिहार में टॉप करने का। एकदम आप हिम्मत मत हारिए, हम भी नहीं हारेंगे। आप लोग जितना हमको प्रोत्साहित कीजिएगा उतना ही हम आप लोगों को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं अवतारgsclasses.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।